अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन राजधानी टाइम प्रोग्राम सां गॾु मां आहियां गोहर गांगरो। नाज़रीन, वज़ीर आज़म साहब अॼु कराची पहुतो आहे ऐं कराची लाइ 1100 अरब जो ऐलान कयो आहे। उन में वफ़ाक़ ऐं सिंध जो इनपुट हूंदो। सूबो ऐं वफ़ाक़ गॾिजी कराची जा जेके बि हिकिड़ा पुराणा मसइला आहिनि, रवायती मसइला आहिनि ऐं हल तलब मसइला आहिनि, उन्हनि खे हल कयो वेंदो। ऐं कराची जे मसइलनि खे हल करण जे लाइ बार बार जेको इहो चयो पियो वञे त वफ़ाक़ पहिरां बि ऐलान कयो पर उन ते अमल न करे सघियो। जेसिताईं का बि हिकु मुक़ररु मुदो नथो कयो वञे तेसिताईं कराची जो मसइलो इहो अधूरो रहंदो। पर वज़ीर आज़म साहब इहो ऐलान कयो आहे त 3 सालनि अंदरि इहे जेको बि 1100 अरब में मुख़्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स हूंदा उन्हनि ते इम्प्लीमेंटेशन कयो वेंदो ऐं उन ते अमल दरामद हिकिड़ी कमेटी बि क़ाइमु कई वेंदी ऐं उनजी मॉनिटरिंग कई वेंदी ऐं नज़र बि रखियो वेंदो। तमामु घणियूं सॼे मुल्क जूं नज़रूं इमरान ख़ान ते, छो त कराची हिकु मईशत जो हब आहे ऐं तमामु वॾो शहर आहे ऐं सिंध जे हिन कैपिटल कराची जो जेको इनपुट आहे मुल्क लाइ उहो इंतिहाई अहम आहे। हाणे वज़ीर आज़म बि मिलियो आहे। जेके इन खां अॻु जेके शिकायतूं हुयूं त सूबो ताउन नथो करे, वफ़ाक़ ताउन नथो करे, हाणे वफ़ाक़ ऐं सूबो गॾु वेही ऐं हिक ई पेज ते कराचीअ जे मसइलनि खे हल करण जो पको कयो आहे। ॾिसजे त इन ऐलान बैदि कराचीअ जा जेको दर्द आहे उनजो दरमान थी सघे थो या अॻिते हली सियासी मसइलतूं अचनि थियूं। बहरहाल उमेदु रखणु घुरिजे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी बि काल्ह इहो प्रेस कॉन्फ्रेंस में चयो त वज़ीर आज़म साहब जेको अचे थो उन में असांखे उमेदु आहे ऐं हुन इहो उमेद जो इज़हार कयो त कराची खां अलावा बाक़ी सिंध जेके हिन वक़्तु जेके बारिशुनि बैदि जेको आफ़त ज़दा इलाइक़ा करार ॾिना विया उन्हनि लाइ बि ऐलान कंदो। पर हिन वक़्त ताईं जेके तफ़सील आया आहिनि उन में इहो आहे त बाक़ी सिंध जे लाइ वफ़ाक़ जी तरफ़ां कुझु ऐलान न कयो वियो आहे, सिर्फ़ु कराची लाइ ऐलान कयो वियो आहे। जॾहिं त मुल्क जी सियासी सूरत हाल ते असां नज़र विझंदासूं त जेको अपोज़िशन पारां APC जो चयो वियो हो ऐं बार बार इहो वाइदो करण ऐं ऐलान करण जे बावजूदि का तारीख़ मुक़ररु न पई थिए। पर हिन वक़्तु अपोज़िशन पारां APC जी तारीख़ मुक़ररु कई वई आहे 20 सेप्टेम्बर ऐं जेका मुंतशिर ऐं विखरियल अपोज़िशन करार ॾिनी पई वञे उहे गॾिजी वेही ऐं 20 सेप्टेम्बर ते फ़ैसिलो कंदा त अपोज़िशन खे छा करिणो आहे ऐं अवाम सां जेके मसइला आहिनि, हुकूमत सां उन्हनि जूं जेके शिकायतूं आहिनि उन्हनि जो आख़िर कहिड़ो हाल आहे। इन्हनि निड़ी मामलनि ते ॻाल्हाईंदासूं। अॼु मौज़िज़ महिमान असां सां मौजूदु आहिनि। ज़बरदस्त पैनल आहे। अहमद जवाद साहब जेको PTI जो सुध समाज जो सेक्रेटरी आहे, जॾहिं त असां वटि जो ॿियो मौजूदु महिमान आहे रज़ा खट्टी साहब जेको सीनियर साफ़ी आहे। अहमद जवाद साहब सां शुरुआत कंदासूं। अहमद जवाद साहब, ये बताएं कि वज़ीर आज़म साहब कराची पहुँचे हैं, ये जो ऐलान किया है, अब क्या समझते हैं कि कराची के अब मसाइल आपको हल होते हुए नज़र आ रहे हैं? देखें, ये कराची के जो मसाइल हैं ज़ाहिर है कि वो आज से नहीं है। जब भी इससे पहले भी बारिशें हुई हैं, इसी किस्म की सूरत हाल पैदा हुई है। लेकिन इस दफ़ा मुझे जो है उम्मीद क्यों नज़र आती है कि तमाम पार्टियों ने मेरा ख़्याल है कि इस बात की रियलाइजेशन कर ली है, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो MQM हो, चाहे वो PTI हो, कि कोई भी एक पार्टी जो है अगर वो इनफरादी तौर पे कराची के मसाइल को हल करना चाहे तो नहीं कर सकती। जब तक लोकल गवर्नमेंट जो है जो कि MQM के पास है, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो पीपल्स पार्टी के पास है, फेडरल गवर्नमेंट जो है PTI के पास है, इन तीनों को जब तक ये मिल के नहीं बैठते कराची का मसला, वरना खींचाता नहीं है कि एक इल्ज़ामात की बारिश है कि लोकल गवर्नमेंट प्रोविंशियल पे, प्रोविंशियल फेडरल पे, और फेडरल जो है फिर वापस प्रोविंशियल के ऊपर। तो वो एक इल्ज़ामात जिसमें कराची भी सफ़र कर रहा है, कराची के अवाम भी। और ये सिलसिला चूँकि बहुत सालों से इस तरह से जा रहा था। ये जो बारिश है जिसे कहते हैं कि एक रिकॉर्ड तोड़ बारिश थी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अल्टीमेटली जो एक सिस्टम जो है जब आप उसको ड्रैग करते हैं और उसका आप सोल्यूशन नहीं कोई निकालते, मसाइल मौजूद थे, तो वो एक आप कह लें कि एक्सप्लोड हुए। अब वो एक खुल के सब चीज़ें सामने आ गई हैं। जैसे कि कराची में कुछ जो गरीब इलाके जो होते थे उनमें ज़्यादा ये बारिशों का इफ़ेक्ट होता था, DHA वगैरह की क्लिफ्टन में नहीं होता था। लेकिन इस दफ़ा DHA और क्लिफ्टन जो कि एक प्रिविलेज्ड जो अशराफिया का इलाका आप कह सकते हैं कराची के अंदर, वो भी उसी तरह से इफ़ेक्ट हुए।
तो कराची ओवरऑल अब इफ़ेक्ट हुआ और सबको एहसास हुआ कि अब ये वाली सूरत हाल चल नहीं सकती, क्योंकि जो उन अदारों में भी बैठे हुए हैं, चाहे वो कोई कंटोनमेंट बोर्ड है या KMC है या KDA है या DHA है, वो खुद भी तो महफूज नहीं रह सकते ना। तो पानी जब गलियों और सड़कों में फ्लडिंग होगी तो वो फिर घर तो नहीं सिलेक्ट करेगा कि ये पीपल्स पार्टी का है या ये कंटोनमेंट बोर्ड का है या ये DHA का है या इसके घर जाना है या इसके घर नहीं जाना, वो तो सब घरों में जाएगा। तो वो इफ़ेक्ट जो है मेरा ख्याल है कि उसने सबको सोचने पे मजबूर किया है कि हमें अब इसका सलूशन निकालना पड़ेगा, वरना इस तरीके से एक दो दफ़ा और अगर इस तरह का कुछ हुई सूरत हाल तो कराची जो है वो उसको सस्टेन करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये एक कुदरत की तरफ से मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी वार्निंग थी। अच्छा, आपका कहना है कि ये मतलब आफत है, ये कराची की जो रिसेंट सूरत हाल हुई, अर्बन फ्लड हुआ, वो सारा ज़ाहिर आफत की बात थी। तो आर्मी चीफ साहब ने कहा कि ऐसी आफत थी कि कोई शहर इसको फेस नहीं कर सकता था। जो पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट पे, सिंध गवर्नमेंट पे जो तनकीद हो रही थी, तो ज़ाहिर है उनमें पॉलिटिकल एक सेंटिमेंट भी होते हैं, MQM है, PTI है, ज़ाहिर है उनके इख्तिलाफात भी हैं, तो ये भी सिलसिला है। जो बिलावल साहब का कहना था क्योंकि आफत तो पूरी सिंध में आई है, तो सिर्फ कराची क्या इस बुनियाद पे कि वो कराची से पैसा आ रहा है, इसी वजह से इसमें अवामी जो है दर्द फील नहीं करना चाहिए कि पूरी सिंध को वज़ीर आज़म साहब देते वहाँ पे? देखिए, इसमें वज़ीर आज़म तो पूरे पाकिस्तान का है, वो कराची का नहीं है या इस्लामाबाद का नहीं है या लाहौर का नहीं है, वो तो पूरे पाकिस्तान का है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो कराची की सूरत हाल हुई है वो चूँकि मैग्नीट्यूड उसका बहुत बड़ा था, और फिर जाहिर है कि जो अर्बन सिटीज़ में जब डिज़ास्टर आता है उसकी प्रोजेक्शन जो मीडिया के ऊपर, मतलब आपके सवाल का जवाब जो है वो सबसे बड़ा उसका जवाब तो मीडिया के ऊपर मौजूद है कि मीडिया ने तसलसल के साथ अगर सिंध के अंदर इस नेचुरल डिज़ास्टर के हवाले से अगर न्यूज़ और प्रोग्राम्स किए तो उसमें से टोटल में से शायद 80-90% जो है वो सिर्फ कराची पे है, और शायद कोई 10% होंगे कि कराची सिंध के मुख्तलिफ इलाकों के होंगे। तो वो इसलिए फोकस जो है वो कराची के ऊपर ज़्यादा आ गया, और कराची चूँकि कंट्रोवर्शियल भी है ना, जो मैंने आपसे कहा कि कराची में उसकी ओनरशिप जो है वो कंट्रोवर्शियल से मतलब ये है कि MQM जो है वो लोकल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट और कराची के लोगों ने पिछली दफ़ा वोट जो है वो PTI को दे दिया, तो ओनरशिप डिस्ट्रीब्यूट होगी ना। अब उसका असल ओनर कौन है, इस वजह से भी उस वहाँ पे एक कन्फ्यूजन है। बाकी जो सिंध है वहाँ पे तो इट इज़ वेरी क्लियर कि वो सिंध गवर्नमेंट जो है वो उसकी जिम्मेदार है, वहाँ पे अच्छा है या बुरा है। अगर अच्छा है तो आप सिंध गवर्नमेंट की तारीफ कर दें, अगर बुरा है तो आप सिंध गवर्नमेंट को आप जिम्मेदार ठहराएं, और किसी को, यानी कन्फ्यूजन कोई नहीं है। तो कराची इसलिए मैं समझता हूँ कि मीडिया के अंदर भी जो है वो ज़्यादा इसलिए होता है अर्बन पॉपुलेशन होने के बावजूद, जो एक फैक्टर है वो ये है कि यहाँ पे 3 स्टेक होल्डर्स हैं, ओनरशिप जो है वो डिवाइडेड है, रोल्स डिवाइडेड हैं, और इस वजह से वो ब्लेम गेम शुरू हो जाती है, कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है, डिज़ास्टर बड़ा होता है, लोग सफ़र करना शुरू होते हैं, सोल्यूशन कोई सामने नहीं आता और इल्ज़ामात की बारिश चलती रहती है। ठीक है रज़ाक साहब, ये बताएं कि ये जो बात हुई है कि क्योंकि वहाँ पे जो बाकी सिंध है कराची के अलावा, तो उसमें मोस्टली पीपल्स पार्टी के वहाँ पे पार्लियामेंटेरियन हैं, वहाँ मुंतखब होते हैं, क्या उस बुनियाद पे वफाक वहाँ इंटरवीन ना करे या कोई उनकी जो लोगों को मसाइल है वो हल ना करे, सिर्फ इस बुनियाद के कि वहाँ से क्योंकि वो जीत के आए, कराची से जा रहे PTI की कुछ सीट्स हैं, तो वो वफाक उसको ऑन कर रहा है, कुछ ये तासुर हम लेना चाहिए। तो बहुत 14 नशस्तें हाँ, कौमी असम्बली की, बहुत शुक्रिया आपका। असल में सिंध का जो पॉलिटिकल फेनामेना है वो दीगर सूबों से मुख्तलिफ है, मगर आप अंदाज़ा करें कि वहाँ जो मज़हबी सियासत होती है वो उसको भी जब तक आप कौम परस्ती का टच ना दें ना तो आपका दुकान नहीं चलता। तो पीपल्स पार्टी ने भी ये कमाल कारीगरी से क्या किया कि अपनी पूरी नाअहली को नथी कर दिया सिंध की उस मोहब्बत और लव और कौम परस्ती के साथ। अब जब भी कोई बात आती है तो वो कहते हैं कि भाई ये सिंध के ख़िलाफ़ है, हालांकि सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर बताऊं कि सिंध की तकसीम का ये आइन जब तक मौजूद है तब तक तो सवाल पैदा नहीं होता। एक तो ये जहन में रहे, बाकी सारे लोग ये ड्रामेबाजी करते हैं अपने सारी दुकान चलाने के लिए। एक तो ये, दूसरा इशू ये है कि 1/3 आबादी है कराची की, पीपल्स पार्टी को कराची से वोट नहीं मिलता। अब मुझे बताएं कि अगर आप 13 साल से हैं, ठीक है, MQM ने तो अब बंदूक लेकर
अपना सियासी हिस्सा लिया था और उस पर दुकान चलती रही। जब उससे 4 साल पहले बंदूक छीन ली गई तो इन 4 सालों में कोई ऐसे मुझे 15 मिनट बताएं जब एक कॉल पर कराची बंद हुआ, नहीं हुआ। इसका मकसद ये था कि ये सारी जो हुक्मरानी थी उस पर थी जो वापस ले ली गई। अब इशू ये है कि कराची के 2.25-2 करोड़ लोग हैं, उन लोगों का कसूर क्या है? ठीक है ना, 1100 अरब रुपए की अनाउंसमेंट भी बहुत अच्छी बात है और मैं आपको सच्ची बताऊं कि ये पहली बार इस तरह का कोई पैकेज आया। लेकिन इशू ये है कि इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट 2 करोड़ लोगों ने का नुकसान हुआ, उन्होंने सफ़र किया। अब ऐसा लगता है कि ये सारे लोग एक पेज पर इसलिए आए हैं कि ऊपर से बाजवा साहब 2 दिन पहले गए, फिर इनको कहा, और आपने नोट किया होगा कि कराची में पीटीआई के लोगों की तरफ से भी बयानबाजी बंद हो गई थी। सिर्फ आज सुबह शिबली फराज साहब ने एक ट्वीट किया जिसमें जो है वो तनकीद थी सिंध हुकूमत पर कि उनको हम पैसे नहीं देंगे, ये देंगे। लेकिन सूरत हाल इस तरह लग रही कि ये अब लोग जो है वो एक ट्रैक पर आ रहे हैं। एक तो ये इंटीरियर सिंध वाला जो मामला है ना, आप मुझे ये बताएं, मैं उधर रहता हूँ, आप रहते हैं, सिंध का जो इरिगेशन सिस्टम है वो कौन चलाता है? क्या सालाना वहाँ बल सफाई होती है, नहरों की खुदाई होती है? जाहिर बात है कि जिसके अंदर फ़र्ज़ करें 100 क्यूसेक की गुंजाइश है, वहाँ उसकी आपने 10 साल सफाई नहीं करवाई, वो पानी तो पहले ही टेल एंड नहीं करता। जब उसके अंदर गुंजाइश ख़त्म हो जाएगी, मिट्टी भर जाएगी और पानी ज़्यादा आएगा तो ऑटोमेटिक वो टूटेगा। एलबीओडी अभी टूटा है पूरा, बदीन का पंगरे वाला ऐसा लैंड खत्म कर दिए गए। तो मकसद कहने का ये, जब पानी आम दिनों में पानी टेल एंड पर पहुंचता नहीं, लोग परेशान होते हैं, और जब बारिशें आ जाएं तो ज़मीनें डूब जाती हैं। आप अंदाज़ा करें बदीन की सूरत हाल ये कि वहाँ मुख्तलिफ सहम नाले टूटे हैं और वहाँ सूरत हाल ये कि लोगों के घर डूब गए। घर देखें ना, 10,000 का हो, 10 करोड़ का हो, जो रहता है उसके लिए तो कीमत ही है ना। तो असल मामला गवर्नेंस का है। मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि इस बारिश का एक फ़ायदा ये हुआ, वहाँ तो बहुत नुकसान हुआ, एक फ़ायदा कम से कम ये हुआ कि उसने पूरे गवर्नेंस का जो पोल था एक तो उसको खोला, ठीक है ना, एक तो ये। दूसरा ये कि तमाम स्टेक होल्डर्स को इस बात पर जो है वो मजबूर किया कि वो आएँ और इस पर काम करें। और मेरा ख्याल है कि अगर 3 साल के दौरान ये इसको कर लेते हैं तो अपने अपने हिस्से का वोट सबको मिल जाएगा। लेकिन इसके ऊपर सियासत नहीं करनी चाहिए। आप पहले ही बहुत सियासत कर चुके। आपका एक कैपिटल हब मुख्य के आधार, ठीक है, इस पे बात करते हैं। नाज़रीन, हिते वठूं था मुख्तसर ब्रेक, ऐं ब्रेक खां बाद हाज़िर थी। नाज़रीन, वेलकम बैक। अहमद जवाद साहब, ये बताएं कि ज़ाहिर कराची में वज़ीर आज़म साहब पहुँचे हैं, इनको सब स्टेक होल्डर्स वेलकम कर रहे हैं। जो पैकेज का ऐलान किया है उस हवाले से वेलकम किया, क्योंकि बहुत ही ख़तीर रकम है 1100 अरब। अगर वो रियल सेंस में वहाँ पे लगे, पहले तो बड़े प्रोजेक्ट आए और वो तो नज़र नहीं आया कि इतने कराची में इतने काम हुए, लेकिन अगर ये 1100 अरब लग भी जाएगा तो ये कराची की पिक्चर कोई और हो जाएगी। ये क्या समझते हैं कि ये तहरीक इंसाफ और हुकूमत सिंध पीपल्स पार्टी का ये बहुत बड़ा मौक़िफ़ नहीं होगा? देखें, ये पैकेज जो है यकीनन बहुत अप्रिशिएटेड है, इसकी कोई ऐसी नज़ीर नहीं मिलती। और दूसरी खूबसूरती इस पैकेज की ये है कि ये सूबाई और फेडरल गवर्नमेंट ने मिल के इस पैकेज की मंजूरी दी या इसको प्रोसेस किया है और वो इसमें शामिल होंगे। यानी कोई इस पैकेज की जब इम्प्लीमेंटेशन या एग्जीक्यूशन का टाइम आएगा तो इसमें किसी एक स्टेक होल्डर के ऊपर जिम्मेदारी डालना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसका जो तरीक़ाकार जो तय किया जाएगा प्रोजेक्ट्स की इम्प्लीमेंटेशन का, उसमें तमाम स्टेक होल्डर्स को, इवन लोकल गवर्नमेंट में MQM को जो है वो इन्वॉल्व किया जाएगा। तो इसलिए उम्मीद है कि इस पैकेज की जो इम्प्लीमेंटेशन है उससे कराची की हालत वाकई सुधरेगी। और मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान के अरबाब इख्तियार जो हैं उनके लिए भी कराची की इस दफ़ा की जो सिचुएशन थी वो एक काफ़ी बड़ा धचका थी, क्योंकि ये इस तरह की सिचुएशन पहले नहीं आई, एक आध दिन के लिए, 2 दिन के लिए, लेकिन ये एक बहुत बड़ा धचका था पूरे पाकिस्तान के लिए। और फिर मीडिया पे उसकी बड़ी कॉन्स्टेंटली उसको पेश किया जाता रहा। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक थ्रेशोल्ड था
जो कि कराची का इस डिज़ास्टर के बाद जो है ना वो टच हो गया, और जिसके बाद हर इदारा जो है वो अब इस बात पे कन्विंस है कि इसके बगैर गुजारा नहीं है। आप अगर नहीं करेंगे तो आप एक्सपोज होंगे। अवाम का भी जो है वो सब्र का पैमाना जो है लबरेज हो चुका हुआ है, और पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो ये पब्लिक प्रेशर मज़ीद नहीं ले सकेंगी। उनको हर एक को अपना रोल अदा करना पड़ेगा, क्योंकि पब्लिक अब जो है शायद इसको बर्दाश्त ना करे जितना उनके साथ इस दफ़ा जो है। आप ख़ुद सोचें, अगर 7-7, 8-8 दिन के लिए अगर आपके घर में बिजली ना हो, आपके घर में गैस ना हो, आप घर से बाहर ना निकल सकें, पूरे शहर का निज़ाम बंद हो, आपके मोबाइल जो नेटवर्क है वो काम ना कर रहा हो, कम्युनिकेशन काम ना कर रही हो, तो ये एक बड़ी गैर मामूली क्राइसिस वाली सिचुएशन है कि जिससे कराची के लोग गुजरे हैं। और दोबारा ना तो हुकूमत कोई चाहेगी कि वो दोबारा गुजरें, ना ही वो उसको बर्दाश्त कर सकेंगे, ना पब्लिक जो है इसको दोबारा बर्दाश्त करेगी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये पैकेज बड़े इसकी टाइमिंग बहुत अच्छी है। वज़ीर-ए-आज़म साहब खुद आज मौजूद थे, उनके एक साइड के ऊपर गवर्नर सिंध बैठे हुए थे और एक साइड पे वज़ीर आला सिंध बैठे हुए थे। तो ये एक अच्छी रिफ्लेक्शन थी पब्लिक के लिए भी कि जी कि अब हमने, और आपने नोट किया होगा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी कोई ब्लेम गेम नहीं थी, और इस चीज़ को एडमिट किया गया कि गैर मामूली सूरत हाल थी, और अब इस गैर मामूली सूरत हाल को सामने रखते हुए आइंदा की जो मनसूबाबंदी करनी है, पेशबंदी करनी अभी है। तक तो ठीक है, आपने जो बात की अभी तक ठीक है, लेकिन रज़ाक साहब ये बताएं कि पॉलिटिक्स में पॉइंट स्कोरिंग बड़ा एक फैक्टर होता है, और ख़ास तौर पे जब इलेक्शन करीब आते हैं तो फिर ये देखते हैं कि हम इस चीज़ को कैसे पॉइंट स्कोरिंग कैसे करें। अगर नहीं कर पा रहे होंगे तो फिर रुकावट होगी। वफाक, PTI और पीपल्स पार्टी, अगर दोनों में एक ने समझा कि पॉइंट स्कोरिंग इसकी बढ़ रही है तो कहीं रिफ्त तो नहीं आ जाएगी इन मंसूबों में कोई? मेरा ख्याल इसलिए नहीं आएगी कि इस पूरे प्रोजेक्ट को हैंडल ये दोनों जमातें नहीं कर रही। आप समझें कि जिस तरह रद्दुल फसाद शुरू किया गया था, उसका बुनियादी मकसद ये था कि पॉलिटिकल पार्टीज़ या दीगर मजहबी फोर्सेस के अंदर जितने क्रिमिनल एलिमेंट हैं उनको साफ़ किया जाएगा। और फिर हमने देखा कि वो मकसद जितनी हो सकती थी सफाई, कुछ छोड़ दी गई, कुछ कर दी गई, लेकिन कराची के हालात काफ़ी बेहतर हुए। इसी तरह दीगर यहाँ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करनी चाहिए, क्योंकि तहरीक इंसाफ भी उनको वो बड़ी स्टेक होल्डर है कराची में। जिस तरह आप फरमा रहे थे ना कि MQM की, क्योंकि अब वो उनकी मुद्दत ख़त्म हो चुकी है ना, अब वो उसमें नहीं रहे लोकल बॉडीज़ में, अब तो आज तो एडमिनिस्ट्रेटर भी उन्होंने मुकर्रर कर दिया है। तो अब जो पॉइंट स्कोरिंग का जो इशू है ना, वो आप भले करें, लेकिन वो जायज़ तरीके से करें। अगर आप कराची की शक्ल तब्दील कर लेते हैं, वो एक ऐसा शहर बन जाता है जो आज से 25-30 साल पहले था, पुरअमन, खूबसूरत, लिबरल, कलरफुल, उस तरह का बन जाता है, तो आप देखेगा कि सूरत हाल चेंज हो जाएगी। क्योंकि असल इशू ये है कि जिस तरह मैंने आपको पहले कहा कि बंदूक के ज़रिए जो आप हिस्सा लेते हैं ना, उसका नुकसान ये होता है कि जो ओरिजिनल लोग होते हैं पॉलिटिकल, वो पीछे चले जाते हैं। वो पहले जब सवाल था आपने किया था, मैं भूल गया था, इंटीरियर वाला, वज़ीर आज़म को आज अनाउंस कर देना चाहिए था इंटीरियर का पैकेज। उससे ये होता है कि इम्प्रेशन ज़्यादा बेहतर जाता। PTI की जो कराची की क़यादत है, उनके रवैये, पॉलिटिकल रवैये में और MQM के रवैये में वैसे भी ऐसा से महरूमी है, क्योंकि कराची के अलावा बाकी सिंध में अगर PTI ने वहाँ से नशस्तें नहीं जीती हैं, इसी वजह से ध्यान भी PTI का नहीं। मैं वही कह रहा हूँ ना कि एक तो मीडिया, आपकी नेशनल मीडिया ने उनके साथ ज़्यादती की लोगों के साथ, मगर ये कि अगर 66% लोग थे बिल्कुल डूबे हुए थे, आपने उनको छोड़ के 90% टाइम था वो दूसरों को दिया। अच्छी बात है, ठीक है, दें, लेकिन क्योंकि रेटिंग वहाँ से ज़्यादा थी, यहाँ नहीं थी, वो कहते हैं कि धंधा है गंदा है वाली हिसाब था सारा। लेकिन इशू ये है कि इस मुल्क के सारे शहरी जो हैं वो एक जैसा बर्ताव होना चाहिए। वज़ीर आज़म अगर आज कर देते ना 200-400 अरब जो भी होता, हालांकि पहले तो ये रिपोर्ट थी कि 800 अरब का पैकेज था, लेकिन 1100 को कहीं पता चल गया कि बाकी सिंध को नहीं कुछ मिलने वाला है, तो उन्होंने पहले ही बात कर दी। शायद इस बात को फिर वो बार बार दोहराएं भी। वो देखें जी, हमने मुतालबा भी किया था, मसाइल भी हैं, लेकिन हम देखिए एक तो इशू ये है कि कोरोना में अभी कोई 220 अरब रुपए गए हैं ना,
उसमें इंटीरियर में बहुत ज़्यादा पैसे गए, वहाँ गुर्बत ज़्यादा है और BISP के ज़रिए गए पैसे वो गए। अच्छा, वो क्योंकि कैश जो है वो मदद थी, वो तो पैसे आए गए हो गए ना, मार्केट में आए। लेकिन इस बार तो स्ट्रक्चर ख़त्म हो गया ना पूरा। आपको बीजों में, खाद में सपोर्ट देनी पड़ेगी। वैसे ही टिड्डी दल ने खाना ख़राब किया हुआ। अभी फिर सुन रहे हैं कि जैसे ही ये मानसून ख़त्म होने जा रहा है तो फिर उसकी अफजाइश बढ़ती जाएगी, तो एक और अटैक है। तो ये इसमें कोई शक नहीं कि 2020 PTI की जो अपनी हुकूमत के लिए बड़ा वो चैलेंजिंग साल रहा। हालांकि खुद तो कुछ तो चैलेंज उसने अपने लिए खुद पैदा किए, कुछ कुदरती आफात की शक्ल में थे। लेकिन कराची में पॉइंट स्कोरिंग मेरे ख्याल इन 3 सालों में किसी को नहीं करनी। अहमद जवाद साहब, हम पॉइंट स्कोरिंग की बात करें तो ज़ाहिर है PTI भी कराची में है, MQM भी कराची है। MQM कहती है कि कराची हमारा है, ज़ाहिर है PTI का भी अब हिस्सा बन गया है। तो पॉइंट स्कोरिंग की बात होगी तो MQM में अब की अलाई भी है, वो भी चाहेगी कि ये क्रेडिट हमारे पास है, PTI भी क्रेडिट लेना चाहेगी, पीपल्स पार्टी भी क्रेडिट लेना चाहेगी। तो ज़ाहिर है ये कहीं पे तजाद तो नहीं आएगा क्रेडिट लेने का। नहीं, देखिए, मैंने पहले ही आपसे कहा है कि अभी जो है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को इस बात का तो अंदाज़ा है कि अब कराची का सलूशन जो है वो निकालना है, सबकी ज़िम्मेदारी बनती है। एक दूसरे के पीछे छुप के जो है कोई भी पार्टी जो है वो अपने आप को जस्टिफाइड नहीं साबित कर सकती, कोई भी पार्टी। तो कराची के अवाम को जो है ना वो सलूशन चाहिए, रिलीफ चाहिए। इसलिए मैं नहीं समझता कि अब जो है जहाँ तक सॉल्यूशंस का ताल्लुक़ है तो उसके अंदर जो है वो कोई ज़्यादा कोई डिफरेंस आएगा। और मैं समझता हूँ कि इन प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूशन जो है ख़ास तौर पे कुछ पाकिस्तान के अंदर कुछ नेशनल इश्यूज़ को सेंट्रल कोऑर्डिनेशन के ज़रिए किया गया है। अगर हम दहशतगर्दी की बात करते हैं तो ज़रब अज़ब है, रद्दुल फ़साद है। अगर हम कोरोना की बात करते हैं तो NCOC के ज़रिए किया गया। यानी ऐसे कुछ सेंट्रल अदारे या कॉन्सेप्ट बनाया गया कि जिसमें सबकी राय शामिल हो और सारे ऑन बोर्ड हों। तो मैं ये समझता हूँ कि कराची के मामलात को भी बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि मुल्क में दहशतगर्दी को हैंडल किया गया, जैसे मुल्क में कोरोना को हैंडल किया गया सबको इकट्ठा करके, या टिड्डी दल के हवाले से इक़दाम किए गए। तो कराची का भी इशू जो है वो अब सिर्फ कराची का लोकल इशू नहीं रह गया। इसको अब उसी तरह से हैंडल करना होगा कि एक नेशनल इशू है और इसको तख्ता मश्क ना बनाया जाए, इसको बैटल ग्राउंड ना बनाया जाए। इसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो है अब फाइनली दे हैव टू लेट गो, सबको अपना अपना क्रेडिट लें। ठीक है, आप पूरा उम्मीद है और पूरा उम्मीद होना भी चाहिए। नाज़रीन, हिते वटूं था मुख़्तसर ब्रेक, ऐं ब्रेक खां बाद हाज़िर थींदा। नाज़रीन, वेलकम बैक। रज़ा साहब, ये बताएं कि हुकूमत को, वफाकी हुकूमत को अचानक ये ख्याल आ गया है कि वज़ीर-ए-आज़म, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ साहब को वापस बुलाया जाए, जबकि इजाज़त उन्होंने खुद ही दी थी। और ज़ाहिर नवाज़ शरीफ की फैमिली का कहना है वो अभी तक बीमार हैं, अगर वाक भी कर रहे हैं उधर तो रिकमेंडेशन है वहाँ के डॉक्टर्स की। तो ये नई डेवलपमेंट क्या है? सर, ये वफाकी काबीना के कुछ लोग चीखो पुकार कर रहे हैं, देख रहे हैं आप कि वो किस तरह चले गए। खुद वज़ीर आज़म साहब भी परेशान थे कि जब नवाज़ शरीफ जा रहे थे तो खड़े हुए थे। मैं खुद हैरान था कि किस तरह चले गए, खुद इमरान खान साहब कह रहे थे। तो इसका मतलब ये कि ये तो हाथ हो गया था उनके साथ। अब किसने किया ये हाथ कैसे, मतलब वज़ीर आज़म को कैसे हाथ हो गया या काबीना को कैसे हाथ हो गया? गवर्नमेंट है ना, कोई आम आदमी तो आपको याद होगा ना उन दिनों जो सूरत हाल ये थी कि मियाँ साहब आज गए कल गए, ठीक है ना। इस तरह की पूरी सूरत हाल बना दी गई थी मीडिया पर, और ऐसी सूरत हाल बनी थी कि अगर कुछ खुदा न खास्ता मियाँ साहब को हो जाए तो फिर तो सारी सूरत हाल ही बिगड़ जाती। जाहिर है कि सूबे की हुकूमत भी न रहती, वफाकी हुकूमत। नहीं, ये तो आसान है, फिर जरदारी साहब को भी इस तरह बीमार करके भेज देंगे, फिर नहीं, जरदारी साहब जहांगीर साहब की ऐसी सूरत हाल में उनको भी बाहर भेज वो देंगे। चीज़ें मिक्स ना करें। जरदारी साहब के लिए तो लोग कहते रहे कि वो बीमार हैं और ये है वो है, मुख्तलिफ अफवाहें इनिशिएट नहीं किया। मैंने कहा कि ये बहाना तो सबको मिल सकता नहीं है। किया, लेकिन वहाँ तो नून लीग ने सारा किया और उन सबको ट्रैप किया। और ये सारे लोग समझते हैं कि वो इसमें नून लीग अकेली नहीं थी।
अच्छा, अब मियाँ साहब वहाँ से जब मौलाना फजल रहमान को फ़ोन करते हैं, दूसरे लोगों को करते हैं, तो ज़ाहिर है इनको तो गुस्सा आएगा कि भाई हमारी वो आंखें बंद करने पर आप चले गए, अब तो आपको वापस आना चाहिए। अच्छा, अब हुआ ये है कि नून लीग के अंदर, अभी आपको याद होगा कि मरीम आई थी 1 सितंबर को इस्लामाबाद, एक पॉलिटिकल वारदात डालकर चली गई। दूसरे दिन शहबाज शरीफ वहाँ चले गए कराची। अब कराची चले गए, बारिश मुतासरीन से मिलना तो कम था, लेकिन उनको मिलना था जरदारी साहब से, जिनका उन्हें पेट वेट फाड़ना था, पहले ऐलान कर चुके थे। तो इशू ये है कि ये तीनों फोर्सेस जो है ना, एक मुश्तरका अपोजिशन, एक आपकी इस्टेब्लिशमेंट, एक आपकी हुकूमत, तीनों फंसी हुई हैं अपनी अपनी जगह पर, किसी को भी रास्ता नहीं मिला, सारे बंद गली में। ठीक है अहमद जवाद साहब, आप वज़ीर आज़म ने कहा है कि ये जो नवाज शरीफ साहब ने हमें बड़ी गलत बयानी की और सारा, ज़ाहिर है वो वज़ीर आज़म थे, काबीना में मामला आया तो ज़ाहिर है काबीना या वज़ीर आज़म ऐसे ही फैसले करते हैं किसी की गलत बयानी पे या किसी पे रहम खा के। तो अभी तो ज़ाहिर है उनकी मेडिकल बोर्ड जो था उसमें सारे ज़ाहिर गवर्नमेंट के थे, बुज़दार साहब की लोग थे वहाँ पे, बोर्ड में जाने दिया। अब कैसे लाएंगे कानूनी तौर पे, हमें नज़र नहीं आ रहा है आप ला सकेंगे उसको? देखें, जो नवाज शरीफ के जाने का फ़ैसला था, मैं खुद विटनेस हूँ उन मीटिंग्स का जिसमें कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने मेडिकल रिपोर्ट्स की बुनियाद पे अपनी पूरी टीम को आगाह किया था कि नवाज शरीफ की हालत जो है उन मेडिकल रिपोर्ट्स के जो कि उनको दी गई थी वो ऐसी है कि खुदा न खास्ता अगर उसको कुछ हो जाता है तो सारी जिम्मेदारी पीटीआई पे डाली जाएगी। और उन्होंने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे उन्होंने कहा था कि हम इनको जाने देंगे, लेकिन उसके लिए जो शराइत थी वो ये थी कि वो गारंटीज वगैरह जमा करवाएंगे। लेकिन उसको फिर ज़ाहिर है हाई कोर्ट की रूलिंग हो गई, उसमें उन्होंने कहा कि नहीं ये जाएँ और एक अंडरटेकिंग जो है शहबाज शरीफ साहब दे दें और वो गारंटीज वगैरह की ज़रूरत नहीं है। तो आज देखा जाए तो उस वक्त हुकूमत के ऊपर तनकीद हो रही थी जी कि ये इतनी इनकी बीमारी इस वक्त ख़राब सूरत हाल है और ये जो है गारंटीज़ मांग रहे हैं, बड़ी तनकीद हुई थी। आप भी उसको रिकॉल कर सकते हैं, वो जो चंद दिनों का बीच में गैप था उनके जाने का, और जब हुकूमत ने फैसला किया था कि इनको जाने दिया जाए आफ्टर दी सबमिशन ऑफ द गारंटीज़, और वो हाई कोर्ट में चले गए थे, उसमें हुकूमत के ऊपर बड़ी तनकीद हुई जी कि ये तो ये हो गया। इवन अदालत ने भी हुकूमत से सवाल किया कि क्या आप इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि इनको अगर आप यहाँ पे होल्ड करते हैं और इनकी जान चली जाती है, इनकी ज़िंदगी की ज़मानत दे सकते हैं? आई थिंक ये बहुत बड़ा प्रेशर था गवर्नमेंट के ऊपर बिल्ड किया गया उस वक्त। और एक नहीं, अगर उस वक्त जिस बुनियाद पे उन्होंने कहा तो हम ये समझ रहे थे, बाकी लोग ये समझ रहे क्योंकि काबीना में ये बात आई है, वहाँ से आया तो ये तस्दीक की हुई की, उसके बाद डिसोन किया गया ना। तो मतलब मेडिकल बोर्ड किसने रिपोर्ट दी, सारी चीज़ें कैसे हुई, जब जहाज़ पे रवाना हो रहे थे उस वक्त वज़ीर आज़म को पता चला तो ये तो कहानी कोई और है। देखिए बात ये है कि हम अगर मैं और आप भी, अगर हमारे सामने भी अगर एक ऐसे शख्स के बारे में रिपोर्ट लाई जाए जो कि मुसद्दका ज़राई होंगे ना, अब मैं और आप डॉक्टर तो नहीं है ना, हमें तो डॉक्टर्स के ऊपर ही रिलाई करना होगा, हॉस्पिटल के ऊपर, उनकी रिपोर्ट्स के ऊपर, और वो मल्टीपल सोर्सेज से रिपोर्ट आई थी और उन रिपोर्ट्स के मुताबिक जो है और जो पॉलिटिकल नैरेटिव उस वक्त बनाया गया था वो यही था कि इस वक्त इनकी जान जो है किसी वक्त भी जा सकती है, मल्टीपल इनके डिजीज़ हैं, उसकी बुनियाद के ऊपर एक फ़ैसला किया गया। लेकिन आने वाले दिनों में जिस तरीके से उनका वहाँ पे इलाज हुआ उससे शकूक व शबाब पैदा हुए कि अगर एक शख्स जो है यहाँ पे जो है उसके सुबह प्लेटलेट्स कुछ थे, शाम को कुछ हैं, फिर एकदम ड्रॉप हो जाते हैं, फिर जब वो लंदन पहुँचता है तो उसके प्लेटलेट्स भी ठीक हो जाते हैं, बीमारियाँ भी ठीक हो जाती हैं, फिर वो चहलकदमी भी करता है, वो वॉक भी करता है, वो बाहर भी जाता है, और उसके अलावा कोई प्रॉपर कोई मेडिकल इलाज के बारे में भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं आती, तो ज़ाहिर है फिर शकूक व शुबहात पैदा होते हैं, जिसकी बुनियाद पे वज़ीर आज़म ने ये बात कही कि ये इसके बारे में जो डाउट्स हैं कि उनकी एक्चुअल हालत क्या थी। लेकिन अब जो सवाल आपका जो है कि अब कानूनी तौर पे उनको वापस कैसे लाया जाए, तो देखें जो हाई कोर्ट ने भी जो डिसीजन दिया है उस डिसीजन के मुताबिक 90 डेज़ था, वो 90 डेज़ गुजर गए, कोरोना की वजह से उनको और मज़ीद टाइम मिल गया क्योंकि उस दौरान में कोई फ़्लाइट्स नहीं थी, कोई आना जाना नहीं था। तो बरतानिया के डॉक्टर्स जब कहेंगे कि भाई ये ठीक जी अंडरटेकिंग में ये लिखा मेरा ख्याल है इसके दो पहलू, एक पॉलिटिकल है, एक कानूनी है, ठीक है ना। पॉलिटिकल ये है कि अगर नवाज शरीफ को आप यहाँ ले आते हैं ना,
तो और ज़्यादा हुकूमत को परेशानी होगी, क्योंकि फिर हर रोज़ कोई ना कोई लोग जा रहे होंगे मिलने, फिर मीडिया टॉक हो रही होगी, नए मसाइल, नए इशू, वहाँ बैठे हैं ना बोल रहे हैं, आप प्रेशर भी हुकूमत तो डेवलप कुछ और सोच रही है ना कि हम प्रेशर डेवलप करें इसी बहाने। असल में वो शहबाज शरीफ के ऊपर करना चाह रही हैं, वो तो वहाँ बैठे हैं ना, ये शहबाज शरीफ के साथ। लेकिन वहाँ बैठे हैं, लेकिन फैसला तो जाहिर है अभी भी नवाज शरीफ कर रहे हैं। मैं तो इसके टेक्निकल कानूनी पहलू पे ज्यादा मैं चलो ठीक है सर, आप आपने देखें अब उनका टाइम पीरियड गुजर गया है, उनको ही इज अ डिजर्टर। देखें ना, एक कन्विक्टेड है, उसको एक छूट दी गई थी, अब उसका जो स्टेटस है वो एक मफरूर का बन जाता है, और इसी वजह से गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी बनती है कि उनको कानूनी तरीके से वापस लाया जाए। इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स को भी कहा जा चुका है, इसी वजह से जो है पंजाब गवर्नमेंट जो है वो भी परसू कर रही है। अब जो उसका तरीक़ाकार होगा, लेकिन ये जहन में रखें कि इंग्लैंड से आज तक हम कोई सियासी कैदी कह लें या कोई कन्विक्ट कह लें या कोई अक्यूज्ड कर लें, उसको हम इंग्लैंड से पाकिस्तान ला नहीं सके। अल्ताफ़ हुसैन जो कि इससे कहीं ज़्यादा सीरियस क्रिमिनल चार्जेस थे जिसके ऊपर, और जिसमें कि वो मनी लॉन्ड्रिंग में उसके घर से जो है लाखों डॉलर निकले थे, और यूके का कानून आपको पता है कि कितना सख्त है मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर। इसके बावजूद, और उसका लिंक जो है वो पाकिस्तान में चंदों के साथ भी इस्टेब्लिश हो गया था, लेकिन अल्ताफ हुसैन को नहीं यहाँ ला सके। तमाम हुकूमतें उसमें से गुजर गई, मुशर्रफ की गवर्नमेंट भी थी, उसके बाद पीपल्स पार्टी की चलो भी थी, ये बात नून करके पीटीआई की फैसले में तो हो रही है, ठीक, लेकिन पीटीआई ने जो कानूनी रास्ता है उसको जरूर अडॉप्ट करना चाहिए। आप क्या समझते हैं कि नवाज शरीफ आ जाएंगे? देखें, हुकूमत का तो फर्ज ये है कि तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए जाए, लेकिन अब उस कानूनी तकाज़ों के बाद क्या रिजल्ट निकलता है वो अब हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन मैं तो आपको एक तारीखी पस मंज़र दे रहा हूँ कि इंग्लैंड से अगर हमने कोई सियासी अक्यूज्ड हो या कोई भी उसको, वो कोई तारीख हमारी कोई इतनी रोशन नहीं है कि हम वहाँ से दोनों मुल्कों के दरमियान जो है एक उसमें रिवीजन हुई है पीटीआई के आने के बाद। करप्शन के डॉक्यूमेंट्स भी नहीं ला सकी, तो फिर वजीर आजम को लामला ये कहना पड़ा इतने सालों के बाद। तो वज़ीर आज़म पहले तो कहते थे हमने तैयारी कर ली, सब कुछ है, सबूत है, उसके बाद फिर कहना पड़ा कि हमें तो डॉक्यूमेंट्स मिल नहीं रहे हैं। किस बारे में डॉक्यूमेंट्स? करप्शन के हवाले से जो बाहर जो भी इमलाक हैं गवर्नमेंट की तरफ से तो ऐसी कोई चीज़ नहीं, वो तो सारे केसेस चल रहे हैं। ये कह रहे हैं 200 अरब डॉलर वाली बात कर रहे हैं। हाँ, वज़ीर आज़म, लेकिन वो तो एक पॉलिटिकल रिटोरिक था। मुराद सईद की तरफ रेफरेंस दिया जाता है कि वो उन्होंने तकरीर में कहा जी 200 बिलियन डॉलर। देखें, वो जब आप एक टेक्निकल और कानूनी सूरत हाल में आते हैं तो फिर उसमें क्या पॉसिबल है क्या नहीं है, ठीक है, एपीसी जिसमें इंटरनेशनल लॉज भी शामिल है। ठीक है, एपीसी पे आते हैं नज़ाक साहब के एपीसी को वो जिस तरह कहते हैं ना कुफर टूटा खुदा खुदा करके, काफ़ी अरसे से एपीसी हम सुन रहे थे, लेकिन अब होने जा रही है एपीसी, तो क्या समझते हैं अपोजिशन किसी नतीजे पे पहुंच सकेगी या ये भी चीज़ लंगरान हो जाएगी? नहीं पहुंचेगी। ये मुझे ज़ाती तौर पर कुछ चीज़ों का पता है ना, मुख्तलिफ लीडरान से गपशप होती रहती है निजी। ये मौलाना फजल रहमान इन दोनों बड़ी जमातों पर ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं। उनकी शर्त ये है कि जो भी एपीसी ना होना अभी मिसट्रस्ट था, क्या अब ट्रस्ट डेवलप हो रहा है क्या जब एपीसी के लिए एग्री हो गए हम? सर, असल इशू ये है कि दोनों के पास कोई फेस सेविंग नहीं है ना। ये तो हमारे मीडिया के सर का दर्द होता है कि जब भी जो मिलता है कहते हैं एपीसी कब होगी। अगर ये हम पूछना छोड़ दें ना तो ये एक साल भी एपीसी नहीं करेंगे। इशू ये है कि इनका देखे ना, अभी सिंध हुकूमत 1100 अरब रुपए का जिस तरह अभी हम कह रहे थे कि मिल के कराची चलाएंगे, क्या वो इस पोजीशन में है अब कि वो तहरीक इंसाफ की वफा की हुकूमत के ख़िलाफ़ सड़कों पर आए? ठीक है ना, यही सूरत हाल मियाँ शहबाज शरीफ की है। वो ज़मानत दिए बैठे हैं मियाँ नवाज शरीफ के हवाले से। अगर वो कल गिरफ़्तार हो जाते हैं, क्योंकि उनको कहा है कि 9 सितंबर को सरेंडर करें नवाज शरीफ, अभी तक तो कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है कि वो आएँ। नहीं आते तो ज़ाहिर है एक पेशी और लगेगी, अक्टूबर में उनको सरेंडर करना पड़ेगा मियाँ शहबाज शरीफ को। अच्छा, वो जब चले जाएंगे अंदर मियाँ शहबाज शरीफ, तो फिर क्या होगा? अभी देखें कि मरीम नवाज़ का पॉलिटिकल नैरेटिव और मियाँ शहबाज शरीफ का नैरेटिव, ये दो एक अलग अलग रास्ते हैं। ये इस बात से इनकार नहीं कि दोनों एक रिवायती घराने के लोग हैं, एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे, मुखालफत नहीं करेंगे, लेकिन लोग समझ गए हैं कि एक नैरेटिव मियाँ नवाज शरीफ का और मरीम नवाज़ का है, एक नैरेटिव मियाँ शहबाज शरीफ का है।
पीपुल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान भी एक ट्रस्ट डेफिसिट है। एक तीन नैरेटिव हो गए ना, तीन नैरेटिव हो गए, मतलब एक कायद का और दूसरा जो मरियम नवाज हैं और शहबाज शरीफ है। नहीं, मियाँ साहब का और मरियम का तो एक ही है, वो तो आप समझें, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। अभी भी मैं आपको एक और इधर खबर दूं, जब मियाँ शहबाज शरीफ मिलने आए थे मौलाना से, तो उस दिन 11:30 बजे मौलाना के पास मिलने आए शहबाज शरीफ, सुबह को 9 बजे, यानी 2.5 घंटे पहले मियाँ साहब का एक पैगाम लेकर वो लोग आए थे। एक बंदा आया था पैगाम्बर, उनकी मौलाना से बात हुई, गपशप हुई, मियाँ साहब का पैगाम दिया, फिर चले गए। तो जब 11:30 बजे शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई और उसके बाद जो मीडिया टॉक हुई, उसमें भी आपने बॉडी लैंग्वेज देखी होगी, कोई सरगर्मी नहीं थी, कोई पुरजोश नहीं था। तो ये आप तो समझ लें कि इन तिलों से, अपोजिशन के तिलों से तेल नहीं निकलेगा। ये तो गुड लक है इस हुकूमत का कि इतनी कमज़ोर हुकूमत होने के बावजूद भी अपोजिशन के दरमियान जो ट्रस्ट डेफिसिट है, इस वजह से वो चल रही है। ठीक है, अहमद जवाद साहब, आप ये बताएं कि रज़ाक साहब का कहना है कि एपीसी में कोई बड़ी बात नहीं होगी जिससे हुकूमत को कोई परेशानी हो, लेकिन ज़ाहिर है अपोजिशन और स्ट्रांग पार्टी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, उसमें नवाज़ लीग है और JUIF है, बहुत बड़ा उनको मासिस है ज़ाहिर है, और मौलाना फजल रहमान इतने लोग लेके भी आए थे और बड़ा गुस्से में भी है। अगर एपीसी में इस तरह का कोई फैसला हो जाता है तो आप क्या समझते हैं कि अददी अक्सरियत इतनी पीटीआई को है नहीं, कमज़ोर पोजीशन में है, तो क्या समझते हैं कि पीटीआई गवर्नमेंट मैनेज कर पाएगी? अभी भी जो हुकूमत में अलाइज हैं वो इतने खुश हैं या इतना उन पर ट्रस्ट है कि ये सारों मैनेज कर पाएंगे अगर इस तरह की कोई सूरत हाल हो जाती है? मैं इसमें रज़ाक साहब की बात से मुत्तफ़िक हूँ। एपीसी, अगर आप पिछले 2 साल का रिकॉर्ड देख लें, अपोजिशन की जितनी भी एफर्ट्स हैं, चाहे वो एपीसी है, चाहे वो धरना है, उनकी मीटिंग्स हैं, उनके नारे हैं, आप देखें कि किसी में भी अपोजिशन जो है उसको जो एक उसको डेस्टिनेशन तक पहुंचना है या वो चीज़ नहीं कर सकी। धरने में दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ ने मौलाना फजल रहमान को तावन का यकीन दिलाया, फिर उसको अकेला छोड़ के वो गायब हो गए, जिसका वो गिला आज तक करते हैं। आप अगर चले जाएं सेनेट में, नो कॉन्फिडेंस की रेजोल्यूशन लेके आते हैं तो यही पॉलिटिकल पार्टीज़ के इनके अंदर ही वो आपको नज़र आता है कि वो नहीं है यूनिटी। तो ये रिपीटेडली ये बात साबित हुई है पिछले 2 सालों में कि एक तरफ तो ये अददी एतबार से एक बड़ी स्ट्रॉन्ग अपोजिशन है, लेकिन दूसरी तरफ ये एक बड़ी कमज़ोर अपोजिशन है, और उसकी बुनियादी वजह ये है कि इसकी टॉप लीडरशिप जो है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है, चाहे वो PMLN की है या वो पीपल्स पार्टी की है। और कॉम्प्रोमाइज़ से मतलब ये है कि इनमें से ज़्यादातर या तो ज़मानत पे हैं या अंडर इन्वेस्टिगेशन है या वो मुल्क से बाहर भागे हुए हैं। उस सूरत हाल में उनको रिलीफ चाहिए, अपना सर्वाइवल चाहिए, और जब भी कोई एपीसी आती है तो वो उनमें से कोई एक आध जो है उसको कोई रिलीफ या वो उसके लिए वो देख रहा होता है, वो बीच में नहीं, आप समझ रहे हैं कि अगर एपीसी में कोई बहुत बड़ा और कोई हार्ड किस्म का फैसला भी हुआ तो गवर्नमेंट को कुछ नहीं होना है। अहमद जवाद साहब, आपका शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। रज़ा खट्टी साहब, आपको बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। नाज़रीन, ही शो तव्हां ॿुधो ईंदड़ राजधानी टाइम में के नए मौज़ू सां गॾु हाज़िर थींदासूं। पंहिंजे मेज़बान गौहर गांगरो खे इजाज़त।